तो वो सोचते थे कि मेरा बेटा फौज में सिपाही बनेगा जाके फौज में, पर उनको ये नहीं पता था कि फौज में अफसर भी बन सकता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर, उनको सपोर्ट करोगे, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो आप हमें ये बताइए, आप कैसे सपोर्ट करेंगे? आपका बच्चा तो जा रहा है पढ़ने लायक है और मेरा बच्चा पढ़ने लायक भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसको जबरदस्ती भेज रहा हूँ। अब मैंने सोचा पढ़ लेगा तो चलो ठीक है, फिर बिजनेस में लगा दूंगा, नहीं पढ़ा तो। लेकिन आपका बच्चा पढ़ने वाला था तो मैं ये चीज़ सोच सकता हूँ कि मेरा अगर फाइनेंशियल मैं ठीक हूँ और ये ठीक नहीं है तो मैं आपके बच्चे को थोड़ा आगे बढ़ा दूँ। इस तरीके की मदद करनी समाज में शुरू करेंगे जब भी तो वो समाज तरक्की करेगा। ओवर इंडिया में कंपैरिजन किया जाए, हरियाणा के यादव बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत सक्सेसफुल है। तो इसके पीछे एक्चुअल में क्या रीजन है? नहीं देखो, आज क्या हो गया कि ना एक गुड़गांव एक बड़ी सिटी बन गया और मोस्टली क्या है, गुड़गांव क्षेत्र यादवों का क्षेत्र। अगर यूपीएससी क्लियर है, नीट क्लियर है, एनडीए में गए हैं बच्चे, जेई किया है, आईआईटी गए हैं, बच्चे लगातार रन कर रहे हैं। अगर इनका रिजल्ट देखोगे पहले के मुकाबले आज से 10 साल पहले का, और आप देखोगे अब बच्चे फौज में जाते हैं बट अफसर तौर पे जाते हैं। हरियाणा में एक और अच्छी शान है, ताऊ हुक्का जब पीते हैं ना, बात पीते हैं तो हुक्का मतलब क्या ऐसा हुक्का में होता है कि मतलब वो कितने भी लोग बैठे, कितना भी टाइम लगे और कितना भी अर्जेंट काम आ जाए, वो हुक्का नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब? देखो हुक्का एक ना, अगर देखे तो हम उसको ये भी कहते हैं, उसमें धर्म का भी एक जगह है, उसमें एक सामाजिक भी जगह है और एक इंसानियत की जगह है। वहाँ बैठते हैं ना 5 आदमी वहाँ झूठ नहीं बोलेगा। उधर क्या शादी करते हैं? यूपी में, हरियाणा हो गया वो, भाई आज तक किसी ने प्रयास ही नहीं किया। भाई आज तक मुझे तो लगता नहीं कि हमारे यहाँ से कोई 1-2 को शादियाँ हुई हो तो हुई हो। हमारे समाज की तो शादियाँ बहुत मुश्किल होती है मैंने शादी, और मैं कहता हूँ आपस में होना चाहिए। अगर राव इंद्रजीत कल ये बीजेपी छोड़ दें और कांग्रेस में जाएं तो कांग्रेस क्या उनको बनाएगी? भाई राव साहब ने एक बयान दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा ये सोचता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। अरे बनने हम देंगे तो बनेंगे ना। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर। साथियों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जिनका नाम है श्री मंजीत यादव जी, जो कि बात करें अंतर्राष्ट्रीय यादव संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज हम एक्चुअल में बात करेंगे कि अपने देश का समाज में क्या कुरीतियाँ हैं, समाज बात करें आज देश का समाज कुछ पिछड़ा हुआ समाज क्यों नहीं आगे आ पा रहा, और बहुत सारी समाज को लेके ही हम सारी आज चर्चा करेंगे। तो सर स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर, ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुछ अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मेरा गांव है हरियाणा में, जिला लगता है झज्जर और गांव है रामपुरा, और झज्जर के बिल्कुल सटा के गांव है, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर होगा। ओके, अच्छा सर, आप ये समाज सेवा में कब आए थे और क्या रीज़न था कि समाज सेवाई में आपको आना? मेरा समाज सेवा में आने का कोई मन नहीं था। एक तो हमारे समाज में जागरूकता नहीं है, क्योंकि जागरूकता ना कोई किसी की मदद करता है, सब आप अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता जी। और दूसरा, अगर आप देखोगे तो हरियाणा में या पूरे देश में देखोगे तो यादवों का भी एक फौज से पुराना नाता रहा है। हाँ, यादवों का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसने एक फौजी ना दिया, और ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिस गांव से कोई शहीद ना हो। हाँ, हर गांव से आप ये पूरे हिंदुस्तान घूम लो, लेकिन फिर भी हमारे समाज में जागरूकता नहीं है। अगर आप बात करोगे, आप ये लगा लो कि आज तक हमारा समाज इतना कमज़ोर तो है नहीं। अगर देखोगे तो इतना सशक्त समाज होने के बावजूद ना देश को राष्ट्रपति दे पाया, ना देश को प्रधानमंत्री दे पाया, ना देश को लेफ्टिनेंट जनरल दे पाया, ना कोई अच्छा साइंटिस्ट दे पाया। तो ये कमियां कहाँ रही? इन कमियों के लिए समाज में इन चीज़ों को दूर कैसे किया जाए कि हमारे भी समाज का नाम हो, क्योंकि हमारे समाज में जागरूकता नहीं है। पहले बच्चे क्या सोचते थे कि एक घर में अगर मान के चलो किसी परिवार में एक लड़का पैदा हो गया तो वो सोचते थे कि मेरा बेटा फौज में सिपाही बनेगा जाके फौज में, पर उनको ये नहीं पता था कि फौज में अफसर भी बन सकता है। और क्या, क्यों नहीं, अफसर भी बन सकता है। बस ये सोच लिया कि रेस लगाएगा और फौज में भर्ती हो जाएगा, बस और शहीद हो जाएगा। ये पहले दिन सोच लेती है हमारी समाज में, यादव समाज में, कम्युनिटी में ये खास बीमारी है। पैदा होगा ये पहले ख्वाब लेंगे कि हमारा बेटा सेना में जाएगा और हमारा बेटा देश के लिए शहीद होगा। ये हमारे समाज की हमेशा से उपलब्धि रही है।
अच्छा, तो आप बात करें समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए ही समाज सेवा आपने चुनी? नहीं, समाज सेवा मैंने चुनी। मैं काफ़ी टाइम से, देखो, मैं पॉलिटिकली ना मैं एक्टिव रहा, ना मेरा कोई पॉलिटिकली कैरियर रहा, ना मैं कभी किसी पार्टी से जुड़ा। मैं बिजनेस में लग गया था बहुत छोटी उम्र में ही, और बिजनेस करते करते अभी मैं दिल्ली में भी बिजनेस करता हूँ। तो फिर मेरे काफ़ी दिनों से मेरा ख्याल था कि मन में क्यों कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज जागरूक हो। एक तो हमारे समाज के नेताओं को देखेंगे तो अलग अलग चलते हैं, एक जगह बैठ के बात नहीं करते। तो हमने ये प्रयास किया कि समाज के सभी नेताओं को एक जगह बुलाएंगे। और भैया, समाज में इतनी जो अभी चला हुआ एक समाज में देखोगे, दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी बीमारी चली हुई है। दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा, दहेज प्रथा इतनी बड़ी चली हुई है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते। तो ये मुहिम हम लेकर चले कि समाज को जागरूक करेंगे और बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे और समाज का नाम रोशन करेंगे। उन बच्चों को हम सपोर्ट करेंगे जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको भी आगे के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, तो आप जैसे कि बता रहे थे, आप समाज को बात करें जो दहेज प्रथा, और आपने बोला कि अभी जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको सपोर्ट करोगे, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो आप हमें ये बताइए, आप कैसे सपोर्ट करेंगे उनको पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में कैसे? भैया, हमारा ये मानना है कि बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें हॉस्टल कराए जाएँ। हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी कराएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी करा के ये कि समाज का बच्चा हॉस्टल में जाके फ्री रह तो सकता है। मान के चलो, मेरे पास बहुत पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका बच्चा तो जा रहा है पढ़ने लायक है और मेरा बच्चा पढ़ने लायक भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसको ज़बरदस्ती भेज रहा हूँ। अब मैंने सोचा पढ़ लेगा तो चलो ठीक है, फिर बिजनेस में लगा दूंगा, नहीं पढ़ा तो। लेकिन आपका बच्चा पढ़ने वाला था, तो मैं ये चीज़ सोच सकता हूँ कि मेरा अगर फाइनेंशियल मैं ठीक हूँ और ये ठीक नहीं है, तो मैं आपके बच्चे को थोड़ा आगे बढ़ा दूँ। इस तरीके की मदद करनी समाज में शुरू करेंगे, जब भी तो वो समाज तरक्की करेगा। दूसरा, अगर बड़े शहरों में हॉस्टल होंगे तो बच्चे आके वहाँ रह तो सकते हैं, और रहना, उनका खाना, हॉस्टल जो संस्था बनाएगी उसको चला तो सकती है। अच्छा, तो ये हॉस्टल और ये मतलब कौन, आपकी संस्था? अब हमारी संस्था यही देखेगी और यही काम करेगी, और हम हर स्टेट में उसकी राजधानी में ये प्रोग्राम करेंगे। अच्छा। और जितने भी यादव कम्युनिटी में, जितने भी चाहे वो बाहर देश में है या जहाँ भी है, सबसे संपर्क स्थापित करेंगे और सब जगह ये प्रोग्राम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि समाज के लिए सोचें। अच्छा, जैसा कि आप समाज सेवा में मैंने देखा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कोई आपका है सामाजिक गुरु जिसको प्रेरणा लेके आपने सोचा, हाँ आप गुरु मानते हो किसी को समाज सेवा का? नहीं, मैं समाज सेवा का गुरु तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं किसी को मानता हूँ, पर बाकी मैं ये मानता हूँ कि मैं कृष्ण जी का भगत हूँ और उन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ और उन्हीं के आधारों पे चलते हो? उन्हीं के आधारों पे चलता हूँ। और मेरा मानना है कि किसी को ये कहना कि मैं उसको गुरु मानता हूँ, कोई किसी को, अगर बच्चा पैदा होता तो तैरना भी माँ के पेट में नहीं सीखता, समाज में आके सारी चीज़ों को सीखता है। तो अपना तो ये मानना है कि आप अच्छा काम करो, समाज आपके साथ चलेगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जैसे दहेज प्रथा है, डाउरी सिस्टम, तो भारत में दहेज प्रथा कैसे समाप्त हुई? भाई, दहेज प्रथा हमें पहले अपने घर से समाप्त करनी होगी। अब हमने मन बना लिया कि हमें दहेज देना नहीं या लेना नहीं। दहेज सबसे बड़ा वो है जिसने अपनी बेटी दे दी, उसने सोचो सबसे बड़ा दहेज दे दिया जी। आप ये कंपटीशन करो कि मैं पढ़ी लिखा या बहू लेनी है या भाई दामाद लेना है, जो भी करना आपस में, वो एक पढ़ा लिखा तबका देखो ना। आप ये क्या करते हो कि आप नहीं जी हमें तो गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये मैं शायद मानता नहीं, यूपी बिहार की तरफ भी है दहेज की प्रथा, बाकी आज की डेट में हरियाणा में बड़े जोरों से चली हुई है। अच्छा, दहेज प्रथा हरियाणा में बहुत जोर से चली हुई है। जब देखोगे शादियों में लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, भाई नगद इतने पैसे, हमें तो ये बात अच्छी लगती नहीं कि ये लोग ये काम करें। हमारा तो मानना ये है कि 1 रुपए का रिश्ता करो और बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दो। मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर दहेज प्रथा को ख़त्म करना है तो मैं भी लगता है अपने बच्चों को पढ़ाएं। और भी मैंने एक चीज़ देखी है, दहेज प्रथा में आज अगर सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है तो सिर्फ वो लड़की वालों की तरफ से। रीज़न ये है कि मोस्टली हम देखते अपने फील्ड में, मैंने कई एक जगह देखा, अपने समाज में भी देखा, अपने गाँव में भी, उनकी लड़की भले भी पढ़ी लिखी नहीं है, बट का अगर उनके पास पैसा है दबा के, तो वो क्या करते हैं, हाँ नहीं हमारी लड़की IAS PCS कोई अधिकारी के पास जानी चाहिए, उसके लिए तो फिर वो कंपेयर करते हैं फिर पैसा
पैसा देते हैं, और इसी वजह से मैं भी लगता है क्योंकि फिर वो आपस में एक दूसरे से समझ नहीं पाते अच्छे से, इसी वजह से मर्डर होते हैं, सुसाइड होते हैं और डिवोर्स होते हैं, इसी वजह से। तो आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दोगे तो दहेज प्रथा अपने आप बंद हो जाएगी। अगर आप हरियाणा का देखोगे, पॉलिटिकल रिकॉर्ड देखोगे, तो हरियाणा में अभी भी अगर हमारे समाज में देखे तो भारतीय जनता पार्टी को 3 बार सत्ता पे काबिज किया, लेकिन फिर भी हमारे समाज में जागरूकता नहीं है और हमें हमारा हक कभी नहीं मिलता। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा भेदभाव होता है। हमारा अगर अब तक का आप देखोगे यादव समाज की भागीदारी, तो जितनी भी सरकारें बनी हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान यादव समाज का रहा है। हरिवाल क्षेत्र बोलते हैं दक्षिण हरियाणा का, उसका हमेशा रहा है। बीजेपी को 3 बार अगर किसी ने सत्ता पे बैठाया है, काबिज किया है, तो वो यादवों ने किया है। अच्छा ये बताइए, आपके अकॉर्डिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने यादव हैं? ये तो मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आज तक कोई सर्वे तो हुआ नहीं है। अगर स्टेट वाइज पूछोगे तो मैं कुछ थोड़ा बता सकता हूँ। फिर भी ऑलमोस्ट मेरा मानना कि सबसे बड़ी जाति आज की देश में यादव। हाँ वो तो सभी को मालूम, मुझे भी मालूम, बट अप्रोक्स आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक समाज से भी कुछ तो आपको, मेरा मानना है कि 20-25 करोड़ के आसपास आज यादव होंगे। 20-25 करोड़। अब उस हिसाब से तो बात करें, आज अगर कहीं भी आप जुडिशरी देख लो, उसके बाद बात करें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, इवन मीडिया, कहीं भी क्या इतने परसेंट जितने यादव हैं उनकी कोई भागीदारी नहीं है? क्यों नहीं है? क्या रीज़न है? रीज़न क्या है? हमेशा पॉलिटिकल हत्या हुई है यादवों की। पॉलिटिकल हत्या हमेशा हुई है? हमेशा हुई है। अच्छा। आप समाज के किसी भी बड़े अधिकारी को देख लो, सरकारें कोई आओ कोई जाती है, लेकिन सबसे पहला शोषण यादव का करती है। अच्छा, ये शोषण मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर ही करवाते हैं या यादव खुद अपना करवाते हैं? बस ये पॉलिटिकल लीडर करते हैं। समाज का अगर मैं मान के चलूँ कि मैं आज हूँ, तो मुझे मान के चलो कि आप जैसे कि दूसरी जाति से हो, तो मैं आपका क्यों करूँगा? पर पता नहीं, अगर मैंने बहुत देखे हैं कि जो सिर्फ यादव समाज के पीछे पड़ जाते हैं, अफसरों को परेशान करना है, या अगर हमारे नेताओं को देखोगे तो उनको परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं हर समाज में हर वर्ग की पॉलिटिकल हत्या करने की पूरी कोशिश होती है यादव समाज की। अच्छा ये बताइए, हमने देखा कई एक बात करें पहले, सदियों पहले हम देखते थे कि अपने देश में बहुत ज़्यादा छुआछूत और वो सब लेके बहुत ज़्यादा वो हुआ करता था। जैसे बात करें मटका बंधवा के चलवाना, झाड़ू पीछे बंधवा के चलवाना, तो ये क्या एक्चुअल में ऐसा मानते हैं, सुनते हैं कि ब्रह्मा की बात करें, जो सर से ब्राह्मण पैदा हुए और भुजाओं से क्षत्रिय, ये क्या एक्चुअल में है कि मतलब ये ऐसे देखो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, और हरियाणा में इतना कास्टिज्म कभी था नहीं। हमने भी सुना है कि बिहार में, या अगर आप बंगाल जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, उधर ज़्यादा कास्टिज्म था। पर हमारा मानना ये है कि इंसान अच्छा होना चाहिए, कोई कास्टिज्म नहीं होता, एक दूसरे की मदद करे वही अच्छा होता है। अच्छा ये बताइए, बात करें यूपी बिहार के यादव कंपैरिजन हरियाणा के यादव, यूपी बिहार वाले यादवों का इतना शोषण क्यों होता है? कंपेयर किया जाए हरियाणा वाले यादवों का कोई शोषण नहीं कर सकता है, तो क्या इसका एक्चुअल में रीज़न है? इसका एक्चुअल का रीज़न ये है कि आप लोगों की एकजुटता। अब लोग सोचते हैं कि मान के चलो, देखो मैं इस पर ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, फिर ये पॉलिटिकल चर्चा हो जाएगी, ये सामाजिक चर्चा नहीं रहेगी, ठीक है। वो यूपी में जो हो रहा है, तो अगर कोई समाज में किसी के साथ भी अगर शोषण करता है, तो समाज के बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े समाज सेवी हैं, उनको ये आवाज़ उठानी चाहिए और कहा आंदोलन करो। किसी ने कहा था कभी हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। हाँ ये बात सत्य है कि हक मांगोगे तो कभी नहीं मिल सकता, हक तो छीनना। तो अपना तो यही मानना है कि अगर आपको कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, तो उंगली टेढ़ी कर लो। नहीं, लेकिन ऐसा होता है यूपी बिहार में, अगर कोई यादव उंगली सीधी करता है घी निकालने के लिए, तो उनका हाथ ही काट लिया जाता है। तो समाज को एकजुटता लाओ, इकट्ठा करो, आंदोलन करो। अच्छा कैसे होगा ये समाज यादव समाज ये जब इकट्ठा होगा, जब आप लोग, अगर आप देखोगे कि युवा जब आगे आएंगे तभी होगा। और अगर आप देश का इतिहास उठाओगे कभी का भी, जब जब युवाओं ने संघर्ष किया है तो क्रांति आई है। वो कहते ना, जिस ओर जवानी चलती है उसमें जमाना चलता है। अच्छा ये बताइए, बात करें हरियाणा के यादव,
मोस्टली हम देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा पैसा वाले हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कंपैरिजन किया जाए, हाँ, हरियाणा के यादव बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत सक्सेसफुल है। तो इसके पीछे एक्चुअल में क्या रीज़न है? नहीं देखो आज क्या हो गया कि ना एक गुड़गांव एक बड़ी सिटी बन गया, और मोस्टली क्या है गुड़गांव क्षेत्र यादवों का क्षेत्र है। हाँ, पूरा यादवों का ही है गुड़गांव। उससे ही लगती बेल्ट जाती है रेवाड़ी, उससे आगे महेंद्रगढ़, उसके बगल में झज्जर, ये एक यादव का बेल्ट है। बहरोड हो गया, अलवर भी दिल्ली एनसीआर में आता है और एक अच्छा जगह है। तो लोग क्या हो गया ना कि वहाँ से आ गए और व्यापार करना शुरू कर दिया। मैं आपको जानता था, आप मुझे जानते थे, तो एक व्यापार बढ़ गया, लोगों ने तरक्की करी। अच्छी बात है, समाज को तरक्की करनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ एजुकेशन में भी तरक्की करनी चाहिए, अफसरशाही में भी तरक्की करनी चाहिए, और राजनीति में भी तरक्की करो, तरक्की करो। आज अगर हरियाणा का देखोगे तो बहुत से स्कूलों ने आज हरियाणा में, पहले क्या था हीरवाल में बच्चा सिपाही के लिए पैदा हुआ, सिपाही लगेगा जी, क्या टीचर लगेगा जी। अगर आप देखोगे तो हीरवाल में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बढ़िया नामचीन स्कूल हैं, यादव कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत से बच्चों को IAS भेज निकाला है। अगर UPSC क्लियर है, नीट क्लियर है, NDA में गए हैं बच्चे, JEE किया है, IIT गए हैं, बच्चे लगातार रन कर रहे हैं। अब अगर इनका रिजल्ट देखोगे पहले के मुकाबले, आज से 10 साल पहले का, और आप देखोगे अब बच्चे फौज में जाते हैं, बट अफसर तौर पे जाते हैं, कैप्टन, NDA और CDS का बस यही जाते हैं। और ना पहले क्या था, पहले तो बस यही था कि बस नौकरी मिल जाए और भाई 20-30 हज़ार रुपये मिल जाए महीने के, बस गुजारा हो जाएगा। पर अब एक स्कूल ग्रुप है ये हमारे ना 3-4 हीरवाल के, इन्होंने बड़ी जागरूकता लाई है। इनका ये काम बड़ा सराहनीय है कि इन्होंने इतनी बड़ी जबरदस्त जागरूकता लाए हैं। एजुकेशन में तो इतनी जबरदस्त काम किया इन लोगों ने। अब बच्चों की जगह आप देखोगे तो हर स्कूल से हर साल मान के चलो 300, 400 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जब मैंने देखा हरियाणा में एक यदुवंशी यूनिवर्सिटी करके है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा। किसकी है यूनिवर्सिटी? वो राव बहादुर सिंह जी हैं, वो पहले विधायक भी रहे हैं नांगल चौधरी से, और बड़े सज्जन आदमी, बड़े समाज सेवी हैं, और उनकी संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है, दाद देता हूं मैं। और वो आप मानोगे मेरे शायद 60+ के हो चुके हैं और बड़ा यंग आदमी है। मैंने भी देखा जो हरियाणा का कल्चर है ना, हरियाणा राजस्थान का, सच में बात करें पूरे अलग अलग है, बट वहाँ के हरियाणा में चले जाओ आप तो वहाँ कुछ अलग ही मतलब महसूस होता है। ऐसा क्यों? आप किसी क्षेत्र में हरियाणा में चले जाओ, बात करें स्टडी के या बात करें वहाँ की फार्मिंग की कल्चर में, हरियाणा में बात करें फार्मिंग में एक अलग टॉपिक है, बात कर लेते हैं। कंपैरिजन यूपी से की जाए तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा फसल होती है यूपी की, क्योंकि अगर बात करें हमारे यूपी में अगर कोई फसल हुई है 1 बीघा गेहूँ है तो कितने पैकेट निकलेंगे? 3 से 4। लेकिन यही अगर हरियाणा में हम देखते हैं 5-5, 6-6 कुंटल का निकलता है। नहीं तो ना धरती अच्छी है हरियाणा की, धरती अच्छी यूपी की भी है, ऐसा नहीं है, धरती होती है। बस आपका खेती का थोड़ा तरीका भी ठीक होना चाहिए, और एक हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश तो है ही, और क्या, ठीक है। हाँ। हरियाणा ने पहलवान भी दिए हैं। हाँ भाई, तो बात करेंगे कि अगर कंपैरिजन किया जाए पूरा इंडिया को लेके और फिर हरियाणा की, अगर तो हरियाणा के ये इतने जो बात करें लोग होते हैं वो इतने तगड़े, मतलब शरीर से मस्त। वो क्या होता है ना कि कल्चर हो गया कि खाने पीने का हरियाणा में शुद्धता रहती है। अच्छा। और लोग घर का खाना पसंद करते हैं। बाजरे की रोटी है, बाजरे की रोटी, खट्टे का साग। खट्टे मतलब क्या होता है? अच्छा, वो खट्टा चने हरा साग को हरियाणा में खट्टा कहते हैं। बाजरे की रोटी और खट्टे का साग खा ले बुढ़िया, बड़ा स्वाद। अरे क्यों ना, और 1-2 हरियाणवी में बोल दो। हरियाणा का एक अलग परंपरा है। अब जब मानोगे आप हरियाणा में, आप अगर शहर कल्चर में देखोगे, अरे बोला कहाँ जा रहा है, मतलब एक बात सोचो, आप पूछोगे बेटे कहाँ जा रहा है, लेकिन ओए छोरे कटजा है, कहाँ जा रहे हैं, अड़ा रे, ठीक। मतलब एक स्टाइल अलग है। हाँ। अगर आप हरियाणा से हो और आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं किसी स्टेट में जाओगे, आपने बोल दिया अरे तब कटचा लगा, बस वो आदमी आप पूरे देश में चले जाओ तभी बता देगा भाई साहब हरियाणा का आदमी विदेश में चला जाए, विदेश में बता देगा। क्यों नहीं, जरूर नहीं बता देगा। और क्या, अगर इंडिया से हुआ एक बार उसने जबान खोलनी है, सामने वाला हरियाणा का, वो तुरंत बोल देगा हाँ भाई साहब कौन सा जिला है, कड़ा जा रहा है, कड़ेगा है। तो ये है। अगर पहलवानी की बात करें, यूपी में बड़ी पहलवानी है, और क्या। हरियाणा में पहलवानी करते थे, अब थोड़े जागरूक नहीं है पहलवानी पे, लेकिन नरसिंह यादव यहाँ पहलवानी करता था, और नरसिंह यादव के साथ भी शोषण हुआ था। उस टाइम समाज ने बिल्कुल, मुझे नहीं लगता किसी ने आवाज उठाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और नरसिंह यादव को बेफजूल में झूठे केस में फंसा के बाहर कराया गया था।
उसके ऊपर टोटल राजनीति होती है। अगर समाज एकजुट होता तो वो लड़का गोल्ड मेडल लेगा था देश के लिए। बस यही तो हमारे समाज में बात करें, प्रतिभा की कोई कमी नहीं, प्रतिभा की कमी नहीं है, सपोर्ट की कमी है। भाई समाज साथ खड़ा होगा तो वो बच्चा कुछ करेगा। हाँ करेगा, और क्या। मैं नहीं मानता इस बात को कि बच्चा फेल क्यों होता है। बच्चा फेल इसलिए होता है, अगर आप अदर बिरादरियों को देखोगे ना, हाँ, उनका बच्चा रन करता है तो समाज साथ देता है। हाँ, हमारे यहाँ समाज साथ देता। हरियाणा में नरसिंह यादव पहलवानी करता था, हाँ, सुना है। और नरसिंह यादव के साथ आज पूछ लो किसी से भी, आप किसी भी जाति से पूछ लो, हाँ। ये बोलेंगे कि नरसिंह यादव के साथ गलत हुआ, गलत हुआ। लेकिन ये बात के लिए समाज तो खड़ा नहीं हुआ ना। हाँ, जब खड़ा होता समाज, अगर समाज खड़ा होता तो वो फेल नहीं होता, वो लड़का गोल्ड मेडल लेके आता। और ये बात सबको पता था, लेकिन ये बात पिंच हो रही थी कि आज ये यादव का आगे क्यों जा रहा लड़का है? और ये मेडल ले आया, बोले भैया अरे भैया, बस। तो उसको रोकना था, उसको रोक दिया, उसका करियर खत्म कर दिया। अब राजकुमार राव को ले लो, राजकुमार राव एक अच्छा कलाकार है। मैं मानता हूँ कि समाज को बुलाना चाहिए और को उसके लिए सम्मानित करना चाहिए, समाज को करना चाहिए। और अब जितने भी बच्चे IAS IPS बनते हैं उनको भी समाज को बुलाना चाहिए और हमेशा सम्मानित करना चाहिए। क्योंकि वही बच्चे अगर आप उनको बार बार बुलाओगे और समाज में बच्चों से मिलाओगे तो बच्चे प्रेरित होंगे, बच्चे उनसे प्रेरित होंगे, प्रेरित होकर बच्चे भी उसी दिशा पर चलेंगे। अच्छा, आप जैसे बता रहे राजकुमार राव, तो राजकुमार राव अगर आप लोग बुलाओगे तो आते हैं वो? हाँ बिल्कुल आएंगे। अच्छा भाई हमारे समाज में अगर आप किसी के पास जाओगे नहीं कि जी आना है तो कौन आएगा। अब मुझे 3 महीने हो गए, हमने दिल्ली में प्रोग्राम रखा अंतर्राष्ट्रीय यादव संसद का, हमने उसमें सब लोगों को बुलाया। मैंने जितनी बड़ी हस्तियां थी चाहे छोटे थे सबको निमंत्रण दिए, सबसे बात करी और सब ने बोला बहुत अच्छा काम है भाई आप करो। हमारे समाज के एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि मत करो, ये बोला कि चलो आप पहली बार कर रहे हो, मैं भगवान से दुआ आप सक्सेस करें और अच्छा हो, समाज का काम है। और हर नेता आ रहा, लेकिन आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया ना कि सबको एक मंच पे लेके आए। मैंने प्रयास किया, सबको एक मंच पे लेके आएंगे। और बाकी हम देखते हैं भैया, जो सर बात करें हरियाणा में एक और अच्छी शान है, ताऊ हुक्का जब पीते हैं ना, बात हाँ पीते हैं। तो हुक्का मतलब क्या ऐसा हुक्का में होता है कि मतलब वो कितने भी लोग बैठे, कितना भी टाइम लगे और कितना भी अर्जेंट काम आ जाए, वो हुक्का नहीं छोड़ सकते। हुक्का नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब? देखो हुक्का एक ना अगर देखे तो हम उसको ये भी कहते हैं उसमें धर्म का भी एक जगह है, उसमें एक सामाजिक भी जगह है और एक इंसानियत की जगह है। वहाँ बैठते हैं ना 5 आदमी, आदमी वहाँ झूठ नहीं बोलेगा हुक्का पीते टाइम। हाँ हुक्का पीते नहीं, वहाँ वही आदमी बैठ सकता है जो समाज में अच्छा आदमी है। अच्छा, वहाँ 5 आदमी बैठते तो कहते हैं 500 से पंचायत होती है। हाँ 5 से पंचायत हो जाती है। हाँ। अगर 5 आदमी होकर बैठ के पीने तो पंचायत हो गई। और क्या। वहाँ पे गलत आदमी जो समाज के लिए बुराई है, वो आदमी जो वो आके बैठ नहीं सकता वहाँ। अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है कि हुक्का अगर स्टार्ट किया आपने जैसे हुक्का, तो अगर वहाँ पे बात करें सबसे पहले स्टार्ट वही करेगा जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा वही करेगा। अच्छा, हुक्का की एक सम्मान होता है ये, और भर के वो लाएगा तो सबसे छोटा होगा। अच्छा हाँ, और बहुत से पहले तो बुजुर्ग एक बात मानते थे कि भर के अगर मान लो कि मैं कहीं चला गया, आपके मान ले आ गया और आप मेरे से बड़े हो और मैं आपके घर आया तो आप भर के लेके आओगे, ये आप हमारे लिए सम्मान कर रहे हो। हुक्का चाय पानी तो रास्ते को, रोटी तो हरियाणा में आने जाने को रास्ते को रोक के खिला देते हैं। मैं भी एक बार झज्जर में गया था तो रुका था, तो सच में वहाँ से मेरे लिए घर से टिफिन आया था, तो हमने देखा का टिफिन में देखा 4 बाजरे की रोटी, और बाजरे की रोटी के अंदर मतलब जो फूल नहीं जाती है उसके अंदर सफ़ेद मतलब घी, जिसको नैनू बोलते हैं हमारे यूपी में, वो भरा था। तो मैं देख के एकदम बड़ा अचंभित हो गया, हमने ऐसा खाना। और सच में बात करें उसके साथ साथ रबड़ी थी और वो क्या उसको हरा चने का साग था। सच में मैंने पहली टाइम ऐसा खाना खाया था अपनी लाइफ में, हरियाणा में पहली बार। क्या होता है देखो, अब जैसे आप आपके देखेंगे यूपी में मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, ये भाई यादव बाहुल्य क्षेत्र है, आजमगढ़, और एक हरियाणा हो गया। अगर दोनों को देखें तो अलग अलग सोच के प्राणी हैं समाज में, बिल्कुल। अगर इनका आपसी संबंध हो जाए, वो कहते हैं रोटी बेटी का संबंध हो जाए, तो कल्चर मैच करता है, बदलता है, और क्या, और तरक्की भी होती है समाज की। हरियाणा के यादव हरियाणा तक सीमित है, यूपी का यादव यूपी तक सीमित है, बिहार का बिहार तक है।
अच्छा, हमें एक बात बताइए, जैसे कि आपने अभी बोला रोटी और बेटी का संबंध हो जाए तो आपस में कल्चर मिल जाता है। है। तो हमें ये बताइए, जैसे बात करें आप उधर क्या शादी करते हैं? यूपी में, हरियाणा हो गया वो, भाई आज तक किसी ने प्रयास ही नहीं किया। अच्छा, प्रयास ही नहीं किया भाई आज तक मुझे तो लगता नहीं कि हमारे यहाँ से कोई एक दो को शादियाँ हुई हो तो हुई हो। हमारे समाज की तो शादियाँ बहुत मुश्किल होती है मैंने शादी, और मैं कहता हूँ आपस में होना चाहिए। भाई राजस्थान का हरियाणा का भी संबंध है, शादियाँ होती है, हरियाणा का मोस्टली, तो फिर यूपी का भी संबंध होना चाहिए हरियाणा से, और दिल्ली का भी है। तो इससे क्या होता है, समाज में आदमियों का आना जाना, मिलना जुलना, और समाज तरक्की भी करता है। अच्छा, ये बताइए आपको आपकी गोत्रवाद पर क्या राय है? गोत्र नहीं, गोत्रवाद पे मेरी राय क्या राय स्पष्ट है। बात करें, मैंने कई एक जगह देखा है हरियाणा की सोशल साइट पे, पेज पे, वो मोस्टली गोत्रवाद पे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। नहीं, गोत्रवाद नहीं है, अगर यादव हैं। हाँ। अब अगर देखोगे, जैसे कि आप बंगाल में देखो, पाल और घोष हैं, वो भी यादव हैं। अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में गवाला हैं, अहीर हैं, वो भी यादव हैं। तो वो क्या हुआ, उनका मतलब वो अलग हो गए? नहीं, ये कुछ लोगों ने पॉलिटिकली यादवों को अलग अलग बांट दिया है। वो इसलिए बांट दिया कि ये आपसी उसमें ही खो जाएंगे, आने वाले इतिहास में दब जाएंगे, ये आपसी पहचान ही नहीं करेंगे कि ये हमारा समाज है, ये हमारा समाज है। उड़ीसा में 24-25% यादव है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। उड़ीसा में वो हम देखते हैं बैरा लिखते हैं यादव लोग। हाँ। उड़ीसा में मोस्टली बैरा लिखते हैं, कई एक मेरे हाँ, बहुत दिखते हैं जाने वाले, तो वो मोस्टली, लेकिन अभी तक नहीं बना, ये बात सत्य है। वहाँ पे नवीन पटनायक को हराने वाला भी यादव था। हाँ, यादव था, याद क्या, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मंत्री भी नहीं बना। नहीं, मंत्री नहीं बना अभी। बताओ भाई, इतना बड़ा समाज, और जब एक पार्टी को सत्ता पर काबिज करता है तो क्या उसको ये अधिकार भी नहीं? और वो उस मुखिया को हराता जो काफी साल से उस प्रदेश पे राज कर रहा था। नवीन पटनायक को हराया, वो एक बड़ी शख्सियत थी नवीन पटनायक, उसने उसको हराया। यार उसको मंत्री पद तो बनाओ, लेकिन फिर भी वही होती पॉलिटिकल हत्या है। हाँ। जहाँ यादव आ गया तो उसकी हत्या कर दो, पॉलिटिकल। और क्या हम देखते होता यही है बस। अच्छा, आपने जैसे कि बताया अभी पॉलिटिकल में यादवों की हत्या होती है। मैं बिल्कुल आपके हरियाणा से ही रिलेटिव कुछ पूछ रहा हूँ। जैसे बात करें राव इंद्रजीत, बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत पुराने लीडर, दादा परदादा भी राजनेता ही थे, राजनेता थे भैया। राव तुलाराम तो एक वो शख्सियत है जिसकी तुलना आप किसी से कर ही नहीं सकते। तो अच्छा, ये बताइए, बात करें अभी हरियाणा में, पहले भी लास्ट ईयर आई थिंक 4 साल कंप्लीट होने के बाद सीएम चेंज किया गया था, अब फिर हरियाणा में चुनाव हुआ, तो फिर हरियाणा में क्या राव इंद्रजीत से ज़्यादा बड़े थे सैनी जी जो उनको सीएम बना दिया गया? राव इंद्रजीत, देखो वो उनका पार्टी का मामला था, लेकिन अगर ये कहें राव इंद्रजीत के बराबर का, मैं तो किसी को इतना बड़ा कद्दावर और ईमानदार, राव इंद्रजीत इतना ईमानदार नेता है, उसके बराबर का मुझे तो आज तक नेता को दिखा नहीं। तो फिर राव इंद्रजीत को क्यों नहीं सीएम बनाया गया हरियाणा का? ये पार्टी का मामला है, नहीं बनाया गया। और मैं तो कहता हूँ समाज को एकजुट होना चाहिए, दबाव करना चाहिए। जब समाज खड़ा होगा और पार्टी पे दबाव देगा तो मौका मिलेगा राव साहब को। राव साहब ने 3 बार सरकार बनाई है। और क्या, 3 बार बनाई? अगर किसी को ये लगता हो कि बीजेपी अपने आप सत्ता में आ गई, बीजेपी सत्ता में नहीं आती। आज राव साहब हाथ खींच लेंगे तो खत्म है बीजेपी हरियाणा में। हरियाणा में बीजेपी का वजूद राव साहब ने पैदा किया था। राव साहब के दम पे बीजेपी ने पहली सरकार बनाई थी। दूसरी सरकार भी राव साहब की जितनी चलाई उतनी राव साहब ने करके सीटें दे दी, और अब की बार राव साहब की पूरी चलाई थी सीटों में तो राव साहब ने सब दे दी। अच्छा, बात करें अगर सोचा जाए कि पॉलिटिकल बेस पे क्या राव इंद्रजीत जी को इंसल्टेड नहीं किया गया हरियाणा में? हाँ, किया गया। मैं मानता हूँ कि जब मुख्यमंत्री का टाइम आया तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी को वो अपना कहते हैं ना कीमती समय, एक राजनीति का, एक राजनेता ने वो मेहनत इनको दी है, जो उसने इतनी बरसों की जो कमाई हुई इज्जत थी वो इनको बीजेपी वालों को दी है। अगर राव इंद्रजीत कल ये बीजेपी छोड़ दें और कांग्रेस में जाए तो कांग्रेस क्या उनको बनाएगी? भाई राव साहब ने एक बयान दिया था लोकसभा चुनाव में। अगर आप राव साहब का वजन देखोगे तो राव साहब ने एक बयान दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा ये सोचता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, अरे बनने हम देंगे तो बनेंगे ना। और वो बात साबित भी करी, और वो बयान वायरल भी हुआ था बहुत सारा। चुनाव के टाइम पे जब रिजल्ट आया विधानसभा का, वो वायरल भी हुआ था। कांग्रेस ने राव उदान सिंह को टिकट दी थी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, और राव साहब गुड़गांव से लड़ रहे थे, और राव साहब ने चौधरी धर्मवीर सिंह को टिकट दिलाई थी। लेकिन राव साहब ने ये बोला था गिरवाल में जाके कि भाई
राव दान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट है और चौधरी धर्मवीर सिंह मेरा कैंडिडेट है। फैसला तुम्हें करना किसको जिताना है। राव दान सिंह अपने बूथ से चुनाव हार गया था। और जब जो इतना बड़ा लीडर कांग्रेस की टिकट पे लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और अपने बूथ पे चुनाव हार जाए तो फिर क्या स्थिति है। तो आप इससे आकलन कर सकते हो कि राव इंद्रजीत का कद कितना बड़ा है। हाँ, अगर अपने घर से हार जाओ फिर तो आपकी कोई वही नहीं, वैल्यू ही नहीं। अब राव साहब का लोग मिसाल देते हैं कि भाई इतना ईमानदार सच्चा नेता है और राव साहब का एक अपना नजरिया है। अच्छा, मुझे एक मतलब अब इसी पे एक बात याद आ गई, जैसे कहते ना खाक पे खाक डालो मुझ पर, खाक पे खाक डालो, मिट्टी में मिलाओ मुझे, आओ मैं एक मजाक हूँ, आओ मिलकर सब उड़ाओ मुझे। ये मुझे शायद लगता है क्योंकि बात करें हरियाणा में राव इंद्रजीत एक बहुत बड़े, इनसे बड़ा कोई पॉलिटिकल लीडर अभी तक तो ना है और ना पैदा हो सकता, बट इनको एक बार बनाना चाहिए था। राव इंद्रजीत जब भी जिस पार्टी में जाते हैं सरकार उसी की बनती है। बाकी इनको नहीं लगता है कि मुझे बीजेपी छोड़ना चाहिए या किसी और पार्टी में जाना चाहिए। देखो वो उनका एक अंदरूनी मामला है, वो उनकी एक वैचारिक खुद की सोच है। वो उनको हमसे बड़े हैं भाई, हमारे लिए तो सम्मानीय है। हाँ। और मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि हरियाणा में यादव को पहचान उन्हीं दी थी और राव तुलाराम ने दी थी। तो वो राव साहब का खुद का एक मानना है भाई जो करेंगे, लेकिन समाज उनके साथ खड़ा रहता है जी। समाज ने कभी राव साहब की बात ऐसा नहीं हो कि राव साहब ने कोई बात कही और समाज ने ना मानी हो, आज भी मानते हैं। अच्छा, बाकी मैंने सुना था, अभी मैंने न्यूज़ में देखा था कि आप एक दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय यादव संसद जी। तो क्या बेस है इसमें, क्या आप करेंगे इसमें? ये करेंगे हम समाज को एकजुट करेंगे ऑल इंडिया से, और कुछ लोग इंडिया से बाहर से भी आ रहे हैं इसमें। अच्छा। जो बिजनेस करते हैं जिनको समाज जानता ही नहीं है, वो आके अपना एक संघर्ष बताएंगे कि हम बिजनेस में कामयाब कैसे हुए, कलाकार बताएंगे कि हम कैसे हुए, अफसर बताएंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, राजनेता बताएंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, और समाज को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, नए बच्चों को हम इन चीज़ों में कैसे लेके आए, और समाज में क्या बुराई चल रही है उसको हम दूर करें। हम खेती कैसे अच्छी कर सकते हैं, हम बच्चों को कहाँ तक क्या क्या पढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, अनुभव साझा करेंगे। कि अनुभव से क्या होता है कि अगर मान के चलो आज आप IAS बन गए, ठीक है, आपने आप अगर जाके 10 बच्चों को कुछ समझाते हो, बैठा के पढ़ाते हो, उससे बड़ा बेनिफिट होता है। उनको ये समझ में आएगा कि ये बंदा है ना ये देखो मेरे घर से निकल के आया और आज ये बन गया, तो क्या मैं भी बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकता है, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूँ ये सब। बिल्कुल। बाकी हरियाणा का थोड़ा और भी कुछ कल्चर बताइए हमें, बहुत हरियाणा का कल्चर तो क्या बताएं, कल्चर तो देसी है ही। अभी चलना हरियाणा घुमा भी देंगे, आपको दिखा भी देंगे। एक बार आएंगे भाई, बाजरे वाली रोटी, जिसके बाजरे की रोटी खिलाएंगे, खिलाया जाता है, वो एक बार जरूर खाएंगे भाई। गाली देकर बोलना एक हरियाणा का कल्चर है। हाँ, ये तो बात सही है, मैंने भी नोटिस किया, कल्चर है। चाहे वो बच्चा वो भी है जो मतलब उसने UPSC क्रैक किया है और उसको भी गालियाँ मिली है। हाँ, मैं ज़्यादा तो इस तरह से बता नहीं सकता, पर लेकिन ये होता है कि बेटे बाजले सुनते आदमी का लठ मार देगा। हाँ, और क्या। ये नहीं है कि अब शहरों में तो क्या होता है, बेटा ये लो आपका नाश्ता हो गया, वो गया। भाई हरियाणा में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। आपने होश संभाल दिया तो आपको काम करना पड़ेगा, दबा के पढ़ाई भी करवाएंगे आपसे, काम भी करवाएंगे, खेती में दबा के काम भी, खेती में दबा कराएंगे और दबा के खिलाएंगे भी, खिला के। अब लेकिन मैं एक बात और कहूंगा। हाँ। ये क्या होता है कि जैसे ना लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं। अच्छा, आज एक समाज में एक बात हो गई है कि आपके 2 लड़की हो गई तो फिर सोचेंगे तीसरा बच्चा करें लड़का हो जाए। हाँ। भैया लड़का और लड़की एक समान है। हाँ। अगर इस बात को मान लोगे तो आप कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाओगे, समाज में। अच्छा 3 बच्चे पाओगे, 4 बच्चे हो गए, 3 लड़की 1 लड़का, लड़का जा रहा है प्राइवेट स्कूल में, लड़की जा रही है सरकारी स्कूल में, कि लड़कियां तो भाई वो है और वो हो जाएंगी। अरे मैं कहता हूँ, और पढ़ने वाली लड़की है, लड़का फिर भी नहीं पढ़ रहा, उसको जबरदस्ती उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा कि पढ़ कर रहा है, और वो पढ़ नहीं रहा, वो टाइम बर्बाद कर रहा है, और वो पढ़ने वाली लड़कियां जा रही हैं उसमें और वो फिर भी कामयाब होती हैं। तो मेरा तो यही निवेदन होगा कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज लड़का और लड़की एक समान है। इस बात को भूल जाओ कि हमारा वंश कौन चलाएगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। आपकी लड़की वो भी आपकी है,
वो भी वंश बढ़ा रही है आपका। और क्या बात करें, ये चीज़ को यूरोप कल्चर ने बहुत जल्दी फॉलो कर लिया। यूरोप में बात करें, आज अगर कोई लड़का लड़की वो भेदभाव नहीं करते, इसी वजह से यूरोप आ गई, क्योंकि वहाँ पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है कंपेरिजन इंडिया। इंडिया में क्या है ना, जागरूकता शहरों में तो है, लड़का और लड़की में फर्क नहीं करते। कुछ मैंने लोग देखे हैं जो नहीं करते, बट गाँव में अभी भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और मैं मानता हूँ ये नहीं करना चाहिए। अगर जो पढ़ने वाला बच्चा उसको पढ़ाना चाहिए। और क्या भाई, वो लड़की भी तो हमारी है, क्यों वो किसी और की थोड़ी ना है, उसको भी तो पढ़ाना चाहिए। इसका ये थोड़ी ना कि हमें लड़का हो गया, अब लोग क्या करते हैं, एक लड़का हो गया अब लड़की, ठीक है भाई, आपके लड़का हो गया, मान ली दूसरा बच्चा नहीं करेंगे जी? नहीं, वो कुछ शायद आई थिंक गवर्नमेंट के वो रूल्स भी फॉलो करे ना, हम दो हमारे दो करते रहो, फिर त्याग क्यों कर देते हो? वो लड़के के चक्कर में कर देते हैं ना, लड़के कर देते हैं। लड़की से इतना भेदभाव अभी भी ये ठीक नहीं है, समाज को सोचना चाहिए। तो साथियों, आज हम लोगों ने हरियाणा का एक्चुअल में कल्चर जाना। सच में वास्तविक में नो डाउट कि हम ये कह सकते हैं हरियाणा का जो कल्चर है, आज भी बात करें जो हमारे परदादा लोग यूपी में या बात करें जीते थे, वो अभी हरियाणा में जी रहे हैं वो कल्चर। आज भी अगर कहीं दुनिया इंडिया में अगर देखा जाए फूड कल्चर सबसे अच्छा है तो हरियाणा का और राजस्थान का है, क्योंकि यहाँ ज़मीनी स्तर से लोग जुड़ के काम करते हैं और उसी तरीके से अपनी जीवन का निर्वाह करते हैं। तो आज हमने भैया से, सर से बहुत अच्छे से हरियाणा का कल्चर और कुछ हरियाणा की राजनीति पे भी हम लोगों ने चर्चा की, उस पर भी कुछ प्रकाश डाला। बाकी सर से मिलके हमें एक बहुत ज़्यादा अपनापन फील हुआ, क्योंकि मैं भी बात करें कई एक दफ़ा हरियाणा में गया हूँ, तो वहाँ सच में एक्चुअल में हरियाणा का कल्चर इंडिया का बेस्ट कल्चर है। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे चैनल को कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।